हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नए गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हम इस चैप्टर में साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसकी साइज एंड लोकेशन? इंडिया की। तो शुरू करते हैं। इंडिया इंडिया इज अ वन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। वो इंडिया में डेवलप हुई, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं इंडिया इज द वन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ओवरऑल सभी सेक्टर्स में लगभग हम ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी जीडीपी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। सो इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सब कुछ इतना अच्छा है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में हम कुछ 3 पॉइंट्स के अंदर उसको एलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज इंडिया, तो आप इसमें ये 3 पॉइंट्स को एलिब्रेट कर सकते हैं। अब इंडिया के इंट्रोडक्शन हम देख ही चुके हैं कि इंडिया इतनी डेवलपिंग कंट्री के तौर पर काम कर रहा है, तो उसकी ज्योग्राफी के बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो स्टार्ट विथ लोकेशन। तो देखिए, लोकेशन लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहली बात, जो हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेट करता है। आपको पता है कि एक 0 डिग्री लाइन हमारे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो नदर्न वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न वाला पार्ट है उसे बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन जो ग्लोब के अंदर है वो है हमारी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। बात क्लियर है? ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, मेनलैंड एक्सटेंड। सो मेनलैंड एक्सटेंड की अगर मैं बात करूं, तो मेनलैंड एक्सटेंड को हमें समझने के लिए हमें 2 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज लैटिट्यूड एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ लैटिट्यूड। कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो लैटिट्यूड्स हमारे कुछ नहीं, जो हमारे हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ करी है ग्लोब के ऊपर, उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो यहां आपको इस तरह से लैटिट्यूड्स दिखते हैं ग्लोब के ऊपर। तो इस बीच में जो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है और साउथ वाला लैटिट्यूड है, इस बीच में इंडिया का जितना पार्ट आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड एक्सटेंड बोलते हैं। तो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है? हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड है, जो नदर्न वाला पार्ट है वहां पर हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और साउथ वाले के अंदर हमारा एक्सटेंड है 30, सॉरी उल्टा लिख दिया है, नॉर्थ साउथ में आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और साउथ के अंदर और नॉर्थ के अंदर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देखिए, हम यहाँ पर दोनों जगह ही नॉर्थ लिख रहे हैं, जबकि हम साउथ वाली जो एक्सटेंड की बात कर रहे हैं वहां भी हम नॉर्थ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो किस में लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए हम हमारी लोकेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं? नॉर्थ से। तो कभी कभी क्वेश्चन जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पे ईस्ट लगा के, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहाँ ध्यान रखना है कि हमारा क्या आएगा, वहाँ पे नॉर्थ आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की। सो देखिए, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड क्या होते हैं? सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो हमारा जो ये नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, इस नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक भी हमने क्या करी है? हमारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है इस तरह से। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूड। तो इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो इंडिया लाई कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। तो जो हमारा वेस्ट पार्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड आ रहा है, या इस तरफ जो इस तरह से इसको कवर कर रहा है, तो वो वाला जो उसकी जो डिग्री, उसका जो लोकेशन है वो है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पर जो हमारा
ईस्ट वाले पार्ट के अंदर, ईस्ट वाले पार्ट के अंदर जो हमारा लॉन्गिट्यूड आ रहा है उसकी वैल्यू है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, ईस्ट। अब आप लोगों को यहाँ डाउट हो रहा होगा कि यहाँ जब वेस्ट की बता रहे हैं तब भी ईस्ट ले रहे हैं और जब ईस्ट की बता रहे हैं तब तो ईस्ट लेंगी। तो आपको मैंने भी बताया जिस तरह से हमारी 0 डिग्री लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है जो यहाँ से पास करता है लंदन से, वो भी हमारे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो भारत है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए हम जब लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट को डिफाइन करेंगे तो वहां पर हमारी लोकेशन क्या रहेगी, ईस्ट। ओके, सो लोकेशन क्लियर होगी आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आगे है हमारा थर्ड पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट बताता है हमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप सभी जानते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। ओके, यहां पर ये हमारी 0 डिग्री लाइन है जिसे मेरिडियन लाइन बोलते हैं। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी एक इमेजिनरी लाइन और है जो पास करती है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत यहाँ है, यहाँ हमारा कहीं प्यारा भारत इस तरह से लाई करता है। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दिख रहा है आपको। सो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो किससे पास करती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, सो यहाँ पर हमारी लोकेशन के 3 पॉइंट्स में हमने लोकेशन को समझा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं हम साइज। चैप्टर में हमें 2 बातें पढ़नी थी, लोकेशन एंड साइज। लोकेशन के बारे में हमने क्लियरली समझ लिया है कि हमारा जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है, लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है, एंड हमने ये देखा कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, एंड नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइज के बारे में। द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो जो हमारा इंडिया है उसका जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट है, इसमें कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझाने जैसा है नहीं। एंड सेकंड पॉइंट, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अगर मैं इंडिया के अंदर, इंडिया की ग्लोब के अंदर या अर्थ के अंदर एरिया वाइज बात करूं कि कितना परसेंट एरिया इंडिया होल्ड करता है, आप सभी को पता है कि 29% जो अर्थ पे है वो है हमारा सरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट्स, और 71% है हमारा ओशंस। ये थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है तो अप्रॉक्स ये है। और अगर इसमें 29% को मैं 100% मान लूं तो इसमें से 2.4% जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज। मतलब 2.4 मतलब टोटल 100% का केवल और केवल 2.4% एरिया ही क्या है, इंडिया का है। ठीक है, चलिए इंडिया, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आप सभी को बता दें कि हम 2.4% एरिया कवर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, और उसके अंदर हमारी जो पोजीशन है, जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, रशिया, तो हमारा पोजीशन है 7th नंबर की। जो 7th नंबर पर एरिया वाइज क्या है हमारी कंट्री आती है, और पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड कंट्री है, फर्स्ट चाइना है जो कुछ दिनों में हम पीछे छोड़ ही देंगे। सो सेकंड पॉइंट है हमारा, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। देखिए जो ये हमारी लैंड बाउंड्री है
जिसके अंदर हमारी ये पूरी बाउंड्री कवर हो रही है। ये जो ये बाउंड्री है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो हमारी दो तरह की बाउंड्री होती है, एक होती है लैंड बाउंड्री और एक होती है कोस्ट लाइन। अब देखिए लैंड बाउंड्री में तो हमारा पूरा जो बाउंड्री है वो कवर हो जाएगी, और जो कोस्ट लाइन है उसमें क्या आएगा, जो हमारी ओशन के साथ कोस्ट जो मतलब बाउंड्री बन रही है उसे क्या बोलते हैं हम, कोस्ट लाइन। तो हमें यहाँ दोनों की लेंथ ध्यान रखनी है। तो ये है हमारी कोस्ट मतलब कोस्ट लाइन, और अगर मैं ये जो ऊपर वाली बाउंड्री भी कवर कर लूंगा तो मैं इसे क्या बोलूंगा, तो मैं इसे बाउंड्री बोलूंगा इंडिया की। तो लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और थर्ड है द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर। देखिए जो मैं ये कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरा अगर मैं अंडमान निकोबार इंक्लूड नहीं करता तो मेरी कुछ कोस्ट लाइन की जो वैल्यू आती है या कोस्ट लाइन बाउंड्री की लेंथ आती है लगभग 6,000 ये अप्रोक्स आती है। और अगर मैं यहाँ पे मेरा ये अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप की बाउंड्री को भी इंक्लूड करता हूँ तब मेरी कोस्ट लाइन कितनी बनती है, तब मेरी कोस्ट लाइन बनती है 7,516 किलोमीटर। अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बहुत सारे फायदे हैं जो हम इस ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर, जो पूरी सीरीज शुरू करी है मैंने, क्लास 9 की ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा मैं इस चैनल पर पूरी, तो वहाँ हम पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कोस्ट लाइन के बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बहुत सारे फायदे हैं, हमें ट्रेड के अंदर फ़ायदा होता है, हमारी फिशिंग एक्टिविटी में फ़ायदा होता है। तो ये सब हमारी एक लंबी कोस्ट लाइन होने के फ़ायदे हैं, इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में हम देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हमारी लोकेशन अगर मैं कॉन्टिनेंट के अंदर देखूं तो हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करते हैं, और एशियन कॉन्टिनेंट में कहां पर है, हम साउथ के अंदर। दिख रहे हैं आपको, ये हमारा नॉर्थ है। मतलब अगर मैं एशिया के भी 4 पार्ट करूं तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट और ये मेरा साउथ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हम कहाँ आ रहे हैं, हम साउथ एशिया के पार्ट हैं, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हम साउथ के अंदर लाई कर रहे हैं। और बाकी हमारे साउथ के अंदर क्या है, ओशन है, इंडियन ओशन है, और नॉर्थ में हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, चाइना, ये हमारी लोकेशन में अभी आगे पढ़ेंगे हम और इस बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स के साथ हम इंडिया की आगे की ज्योग्राफी को देखते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। आप सभी को पता है कि यहाँ नॉर्थ के अंदर हमारी क्या है, हिमालयन रेंज, यहाँ से लेकर ये नॉर्थ के अंदर, ये नॉर्थ वेस्ट में, तो ये पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, अपर मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट, ये पूरा किससे क्लियर है, हमारा माउंटेन से क्लियर हो रखा है, या माउंटेन से क्या है, माउंटेन से बाउंडेड है। तो ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ वाला पार्ट देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हिंदू कुश रेंज और ये सारे पहाड़ मिल जाएंगे, हिमालय के ये माउंटेन्स मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ ईस्ट, समझ रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के अंदर क्या है, इन तीनों लोकेशन के अंदर हमारा क्या है, हम किससे बाउंडेड है, हम हिमालयाज या माउंटेन से बाउंडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। एंड सेकंड इज साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। देखिए आपका यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है हमारी 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, अप्रॉक्स 23 डिग्री के आसपास। तो इसके नीचे यहाँ पे 22 डिग्री हमारा लैटिट्यूड होगा। तो इसके बाद जो इंडिया का टेपर है, मतलब इंडिया का झुकाव है ना, वो नीचे की तरफ है ऐसे, मतलब यहाँ से इंडिया नीचे की तरफ ऐसे टेपर कर रखा है ये,
मतलब ओशन की तरफ झुकाव है इसका। तो ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। देखिए बेसिकली जो इंडियन कॉन्टिनेंट का अगर मैं आपको एलिवेशन बताऊं तो यहाँ से इंडिया, वेस्ट पार्ट से इंडिया क्या है, उठा हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे यहाँ पर उठा हुआ है वेस्ट की तरफ और यूं झुका हुआ है। तभी आप देखते हैं कि यहाँ से मेरी सारी रिवर्स क्या है, ऐसे फ्लो कर दी इस तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया का जो टेपर है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट तो है ही, और 20 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे, मतलब चीजें झुक भी रही हैं, ओशन की तरफ भी झुक रहा है और इस तरफ ईस्ट की तरफ भी झुक रहा है। तो इस वजह से मेरी जो रिवर्स है ना वो किस तरफ फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। और अगर देखिए दो बातें नोटिस करनी की यहाँ पे, एक तो रिवर्स मेरी ईस्ट की तरफ जा रही है, पर ये टेढ़ी क्यों हो रही है रिवर्स? यूं आप देखते हैं कि ये नीचे की तरफ जाती है रिवर, यूं ऐसे टेढ़ी की जाती है ना यूं, तो क्यों जा रही है? क्योंकि चीजें इस तरफ भी झुकी हुई हैं और नीचे की तरफ भी झुकी हुई है, और जब नीचे की तरफ झुकी हुई है इसलिए रिवर क्या, जो हमारी रिवर्स है वो सब टिल्टेड हो रही है। तो ज्योग्राफी को समझने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों की रीज़न मिलेगी कि कहाँ पे डेजर्ट हैं तो क्यों है, रिवर्स इस तरफ ही क्यों फ्लो कर रही है, उस तरफ क्यों फ्लो नहीं कर रही है, टिल्ट क्यों कर रही है। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है? इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे यही रीजन है। जैसे साउथ ऑफ अबाउट 22, यहाँ 22 डिग्री लैटिट्यूड से हमारा क्या नीचे की तरफ झुका हुआ है और यहाँ ईस्ट की तरफ हम टेपर हुए हुए हैं। तो इन वजहों से हमारी रिवर किस तरफ फ्लो करती है? इस तरफ, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और साथ ही साथ नीचे की तरफ भी जाती है। तो ये सब जो ये सब हो रहा है किस वजह से हो रहा है? ये सब टेपर जिस तरफ है उस तरफ ही, तो जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ ही तो फ्लो करेगा वाटर। तो आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। देखिए आपको यहाँ पे पता है कि मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे मेरा 37 था, 37 एंड अप्रॉक्स 37 याद रखिएगा, 37 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ मेरा 8 डिग्री। तो 8 माइनस 37 आप करेंगे तो अप्रॉक्स, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स आपको 30 मिलेगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री दिख रहा है आपको मेरा, ये जो मेरा ये लैटिट्यूड एक्सटेंड है आपको 30 डिग्री दिख रहा है माइनस करने पर। सिमिलरली यहाँ पर मेरा ये यहाँ पे ये था 68 एंड यहाँ पर ये मेरा है 97। तो आप जब इसको माइनस करेंगे 68 माइनस 97, तो 97 माइनस 68 कर लीजिए, यहाँ पे ये 9 आएगा और ये मेरा 3 आएगा, सॉरी ये मेरा 22 आएगा, 29। तो 29 अप्रोक्स, मतलब ये भी कितना है मेरा 30 डिग्री है। तो ये वाला जो एक्सटेंड है ये भी 30 डिग्री है और ये वाला जो एक्सटेंड है ये भी कितना है मेरा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री आपको एक ये फैक्ट ध्यान रखना है, आगे जाके अभी इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया के अंदर टाइम लैग क्यों आ रहा है 2 घंटे का, उसके पीछे ये इंपॉर्टेंट कारण बनेगा, अभी एक रीजन बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड है और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हैं? देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि चीजों का एक जैसा होना सभी जगह। जैसा अगर मैं बात करूं इंडिया में हम किलोग्राम के लिए, मतलब किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या है? ये स्टैंडर्ड वेट है। आप चाहे राजस्थान में 1 किलो आटा खरीदिए या चाहे आप तमिलनाडु में 1 किलो आटा खरीदिए, आपको बराबर मिलेगा। तो ये जो व्यवस्था है या जो सिस्टम बना रखा है हमने, ये क्या है? ये एक जैसा है ना इंडिया में, इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेट मेजर्स। ऐसे ही आप चाहे मीटर की या फिर हम लेंथ की या फिर लंबाई, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जैसे मीटर, किलोमीटर सब जगह काम में लेते हैं। तो ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड मेजर हैं। किसके लिए? लेंथ के लिए। सिमिलरली टाइम, जैसे आप चाहे राजस्थान में टाइम देखिए तो वहाँ भी 2 बज रहे हैं, तो आप जब तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ के 2 और राजस्थान के 2 एक जैसे ही माने जाएंगे। मतलब टाइमिंग का जो मेजरमेंट है ना, जो टाइमिंग हम नोट कर रहे हैं पूरे भारत में, वो एक ही स्टैंडर्ड लाइन से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका एक ही लैटिट्यूड से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो वो लैटिट्यूड है जिससे हम टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा और अगर मैं एलिब्रेट करूं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रखा है क्लियरली। देखिए टाइम का क्या सीन है वो अभी समझाएंगे आपको अच्छे से। पहले ये जान लीजिए कि जो ये लैटिट्यूड है आपका, जब इस लैटिट्यूड पर सनलाइट पड़ती है तो हम क्या मानते हैं? हमारा डे। और जब इस लैटिट्यूड को, मतलब इस लैटिट्यूड पे मून या फिर मतलब इस लैटिट्यूड से हम एक तरह से, जैसे हमारी अर्थ क्या है? गोल है, गोल है। तो एक पॉइंट तो चाहिए ना हमें कि इस पॉइंट से
जब तक पूरे सर्कल कंप्लीट होगा तब मैं उसे दिन मानूंगा पूरा एक। तो वो जो पॉइंट है ना जहाँ पर हम टाइम को शुरू कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा 24 आवर खत्म हो रहा है, उस पॉइंट के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो हमारी कहाँ से गुजरती है, यूपी में मिर्ज़ापुर से। और उसका वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, ये जो हमारी इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास कर रही है, देखिए यहाँ पे आधा पार्ट ये इंडिया का आ गया, आधा पार्ट यहाँ पर ये इंडिया का आ गया, तो ये बीच में से पास कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या मानते हैं, टाइम के लिए एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए हम इस टाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम को फॉलो करते हैं और इसी जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। देखो आपको पता है यहाँ से जो ग्लोब के अंदर हमारी प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास कर रही है, देखिए ये 0 डिग्री दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, ये हमारी है प्राइम मेरिडियन। ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। इसी तरह यहां पर हमारी एक मेरिडियन लाइन पास करवाते हैं हम यहां से, ये भी हमारी ये सारी मेरिडियंस है हमारी। ठीक है, प्राइम मेरिडियंस है, ये हमारी जैसे 60 डिग्री मेरिडियन हो गई, 90 डिग्री मेरिडियन हो गई। तो यहाँ पर हमारी एक 82 डिग्री 30 मिनट की मेरिडियन पास करती है, जिसे हम क्या मानते हैं, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों मानते हैं, क्योंकि इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू हम क्या करते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। हम उस पॉइंट से जब तक रोटेशन पूरा हो जाता है हमारा अर्थ का, जब अर्थ का उस मतलब उस पे सनलाइट पड़ने के बाद जब अगले दिन सनलाइट पड़ती है तब हमारा दिन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशन ही जो हमारा टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए हम उस टाइम से उस मेरिडियन से हम क्या करते हैं, हमारे टाइम को मैनेज करते हैं, उस टाइम को मैनेज करके टाइम नोट करते हैं। इस वजह से उसे क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल रहे हैं। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ये हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ये कहाँ से पास कर रही है हमारी, ये हमारी पास कर रही है मिर्ज़ापुर से। यहाँ पे हमारा ये यूपी वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे इस यूपी के अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, मिर्ज़ापुर है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। और हम पूरी कंट्री के लिए टाइम का मैनेजमेंट इसी जगह से करते हैं, या फिर इसी लाइन को हम टाइम के लिए स्टैंडर्ड लाइन मानते हैं। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखिए बात, यहां से ये क्वेश्चन आता है, रेज होता है कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में अब एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे सिंपल, द लैटिट्यूड एक्सटेंड of the duration, the latitude extend influence the duration of day and night as sun moves from south to north। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, अब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका लैटिट्यूड एक्सटेंड है ये कितना है हमारा, 30 डिग्री। क्लियर, 30 डिग्री है। ओके, अब यहां पर एक बात समझते हैं हम कि जो हमारी अर्थ है वो इस तरह से स्फेरिकल शेप है। ठीक है, हमारे वन डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और जो हमारी स्फेरिकल शेप अर्थ है या फिर जियोइड शेप जो अर्थ है, इसमें 360 डिग्री एंगल होगा टोटल। एक राउंड में 360 एंगल कवर करना पड़ेगा और एक रोटेशन में ही हमारा 24 आवर कवर होता है। मतलब वन डे मीन्स है क्या, वन डे का मीन्स है मतलब एक रोटेशन कवर हो गया है हमारी अर्थ का। तो 24 आवर्स हैं
और 360 डिग्री हमारा एंगल है। तो 1 डिग्री घूमने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लग रहा है? तो सिंपल सा हम निकालेंगे, 1 डिग्री घूमने का निकालना है मुझे, तो 24/360 करना पड़ेगा। इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं। अब 24 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा। तो 1 डिग्री रोटेशन में मेरी अर्थ को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। क्या ये बात समझ में आई आपको? बहुत सिंपल है। मतलब 1 डिग्री रोटेशन में मेरी अर्थ को टाइम कितना लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब 1 डिग्री रोटेशन में अगर 4 मिनट लग रहे हैं तो आपको पता है कि हमारा जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो कितना है? वो है हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री घूमने में जब 1 मिनट में हमें 1 मिनट रोटेशन में मुझे 4 मिनट लग रहे हैं, तो 30 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? 30 × 1 इज इक्वल टू 30 × 4। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री घूमने में लगेंगे मुझे 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। ठीक है, तो इस वजह से मेरे लैटिट्यूड एक्सटेंड की वजह से, ये 30 डिग्री एक्सटेंड की वजह से जो मेरा डे और नाइट का डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है? वो मेरा डे और नाइट का डिफरेंस रहेगा 2 आवर्स। अभी पता लग गया वो क्यों रह रहा है ये? क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री होने की वजह से 1 मिनट घूमने में मेरी अर्थ को रोटेशन में लगते हैं 4 मिनट। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मतलब सन रेज होने में कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स। क्योंकि 1 डिग्री रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट्स। तो 30 डिग्री गैप होने की वजह से 2 आवर्स लगते हैं। तो ये बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ये डे और नाइट का मैटर रहता है। इसलिए क्या होता है इस प्रॉब्लम की वजह से, देखो प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझिए एक बार गौर से थोड़ा सा। क्या होता है, ये 2 घंटे लग रहे हैं। अब ये 2 घंटे का प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर मैं राजस्थान में रह रहा हूं तो मेरी सुबह, मतलब मेरा जो सन मेरे उजाला आएगा वो मेरे 7 बजे के आसपास आएगा गर्मियों में या सर्दियों में जब भी। और वहीं पर ये उजाला यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो जाएगा। मतलब 5 बजे चमकता हुआ सूरज चमकेगा वहां पे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम स्कूल चल रहे हैं जो, अगर तो पूरे इंडिया के अंदर स्कूल क्या चल रहे हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो 7 बजे मतलब ऑफिस जा रहे हैं या फिर 7 बजे स्कूल के लिए निकल रहे हैं। वहीं पे ये अरुणाचल प्रदेश वालों को 5 बजे सब कुछ शुरू करना पड़ता है। तो इनका रूटीन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभार टाइम इंडिया के अंदर डिमांड आती है कि हमें 2 स्टैंडर्ड टाइम बनानी चाहिए, जिस वजह से जो टाइम लगे थोड़ा कम हो जाए। हो सकता है कि 1 स्टैंडर्ड टाइम यहाँ बना दें और 1 स्टैंडर्ड टाइम यहाँ चलने दें इसको। तो इस वजह से थोड़ा सा इन दोनों को फायदा होगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश वालों और गुजरात वालों को, जो इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है, इस वजह से टाइम लैग आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं में इन दोनों को फायदा मिलेगा। क्योंकि अब ये टाइम लैग की वजह से इनको भी वही टाइम फॉलो करना पड़ता है और सुबह उठ के जल्दी इनके भी वही, मतलब टाइम तो वही चल रहा है ना कि 5 बजे सुबह इनकी सुबह हो रही है और हमारी सुबह 7 बजे हो रही है। तो ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि अर्थ को रोटेशन में 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं, और 4 मिनट लग रहे हैं तो 30 डिग्री रोटेशन में टाइम लगा 2 घंटे लगेंगे, और इस वजह से हमारा टाइम लगाता 2 घंटे का यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको टेक जरूर पुट कीजिएगा, मतलब अटेंड कीजिएगा। चलिए देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हमने साइज के बारे में पढ़ लिया, लोकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम वर्ल्ड में हमारी थोड़ी सी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आपको पता ही एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो जो हमारी लोकेशन है और साइज है, क्या वो हमें कुछ बेनिफिट्स देती है? ऑफ कोर्स देती है। ऐसे कुछ फायदे हैं जो हमारी लोकेशन की वजह से और साइज की वजह से हमें मिलते हैं। देखिए, द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए, इसको मैप में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंडिया ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है,
इसके अंदर हम सेंटर के अंदर आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं, सेंट्रल के अंदर भी, कहां पर, साउथ के अंदर। इसमें देखिए ये हमारा एशिया है, ठीक है, एशिया के अंदर ये सेंटर में आ रहे हैं हम, बीच के अंदर, सेंटर में कहां पे, साउथ के अंदर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही कहना चाह रहा है, इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में हम आते हैं। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और साउथ के अंदर हमारा क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। देखिए यहां पर आपको ये जो ट्रांस रूट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये एक रूट देखिए आप, ये यहाँ पे ये रूट जा रहा है और ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है हमारा यूरोप से। ये देखो ट्रांस रूट, एक ओशन रूट है जो ये हमें कनेक्ट कर रहा है इंडोनेशिया से। यहाँ पे ये जो ट्रांस रूट है ये नीचे जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये आगे जा रहा है, ये हमें कनेक्ट कर रहा है इधर यहाँ पे जापान से। तो ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रांस रूट्स। अब ये रूट्स हमें प्रोवाइड है क्यों, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है और हम ओशन के अंदर इतना लाई करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास पोर्ट्स हैं बहुत सारे। इन पोर्ट्स के थ्रू हमारा ट्रेड एक्टिविटी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। यहाँ से हम ईस्टर्न एशिया से कनेक्ट कर पाते हैं, मिडेवल एशिया से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे हम इन रूट्स की वजह से यहाँ पे यूरोप से कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये ट्रांस रूट्स कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं हमारे आसपास के कंट्रीज से, जैसे यूरोप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक फायदा है हमारे ट्रांस रूट्स का, जो हमें ट्रेड के अंदर बढ़ने के अंदर फ्लरिश करने का मौका देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारा ये जो पेनिनसुलर इंडिया का डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, ये किस में लाई कर रहा है, हमारा ओशन के अंदर। अब ओशन में लाई करने की वजह से हमें 4 जगह कनेक्टिविटी मिल रही है। एक तो अफ्रीका से कनेक्टिविटी मिल रही है, हमें यूरोप से कनेक्टिविटी मिल रही है, सिमिलरली हमें ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी मिल रही है और हमारी वेस्ट एशिया से भी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये 4 जो मेजर हमारी ट्रेड एक्टिविटी के पार्ट हैं वहां पे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है वो किस में लाया कर रहा है, साउथ के अंदर, सी या ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर लाया करता है। तो ओशन की वजह से हमें ओशन रूट्स भी मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो अगर हमारे ट्रांस ओशन रूट्स का आपको अगर बेनिफिट लिखना हो तो उसमें आप एक बेनिफिट इंक्लूड कर सकते हैं, दीज हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखिए यहाँ पे 2 कोस्ट है हमारे, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला, ये पार्ट हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, आप सभी जानते हैं, और ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये है ईस्टर्न कोस्ट, और ये इधर वाला जो वेस्ट वाली तरफ है वो हमारा वेस्टर्न कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये हमें अफ्रीका से कनेक्टिविटी दे रहा है, यूरोप से कनेक्टिविटी दे रहा है और वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी दे रहा है। बात क्लियर है, 3 जगह कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। देखिए, और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ये हमें साउथ मतलब ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी दे रहा है और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी दे रहा है। तो ये हमें 2 जगह कनेक्टिविटी दे रहा है। तो आप सिंपल हमारे ट्रांस रूट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे एक तो ईस्टर्न वाले हैं और दूसरा हमारा वेस्टर्न वाले हैं। और जो हमारे वेस्टर्न वाले हैं वो हमें अफ्रीका से कनेक्टिविटी दे रहे हैं, यूरोप से कनेक्टिविटी दे रहे हैं और वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट वाले जो ट्रांस रूट्स हैं वो हमें ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी दे रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी दे रहे हैं।
बात क्लियर है? तो ये हमारा ट्रांस ओशन रूट्स का इंपॉर्टेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे ओशन रूट्स की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हमारा नेबर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया की नेबर्स कंट्री कौन सी है? देखिए, इंडियाज नेबर्स, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अभी हमने देखा कि हम ट्रेड में कितना अच्छा इन्वॉल्व हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक पोजीशन है। हर कंट्री के पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि उसके पास इतने अच्छे साउथ के उसके ओशन रूट्स भी हैं, उसके पास ऐसे लैंड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। कुछ कुछ देश तो ऐसे जो एकदम सेंट्रल्ड और लैंडलॉक है, तो वो ओशन से तो कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो हमारे पास तो ओशन रूट्स भी हैं और लैंड कनेक्टिविटी भी है। जैसे हम बांग्लादेश की तरफ से भी कनेक्ट हो पाते हैं हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनसे, और बाबा मतलब पाकिस्तान के साथ तो हमारे व्यवहार अच्छे नहीं, तो हमारे वो भी फ़ायदा देते हैं कहीं ना कहीं। सो ये जो हमारी लोकेशन है ये कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देती है। तो इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो इतनी अच्छी पोजीशन की वजह से कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, और हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनली लोगों मतलब जो और दूसरी कंट्रीज है उनकी स्ट्रेटेजी को भी कहीं ना कहीं हम इफेक्ट करते हैं। सो इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करता है कहाँ पर? साउथ एशिया में। इंडिया हैज 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। आप सभी को पता है कि हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, आपको एक मैप के थ्रू समझाते हैं। देखिए, ये हमारी इंडिया, जिसमें ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। अब ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। आप सभी को पता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट, और ये हमारा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 8 लोकेशंस हैं। इनके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में कौन सी बॉर्डर हमारी टच कर रही है, नॉर्थ में कौन सी नेबर्स कंट्री है हमारी, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी नेबर कंट्रीज हैं, ईस्ट में कौन सी नेबर कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट में कौन सी नेबर कंट्रीज हैं, साउथ में कौन सी नेबर कंट्रीज है, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में। इन 8 लोकेशंस के अकॉर्डिंग हम हमारी नेबर कंट्रीज को देखते हैं। तो पहले एक बार बिना लोकेशन ये भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको लोकेशन वाइज ही बता देंगे। देखिए, नेबर कंट्रीज के अगर नेम देखूं मैं तो पाकिस्तान, यहाँ ये अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये हमारा श्रीलंका। और अगर ओशन के अंदर नेबर कंट्री देखें तो मालदीव। ठीक है, तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल कंट्रीज है जो हमारी नेबर कंट्रीज है। ठीक है, और इन सब में सबसे जो छोटी बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कौन है? हमारा अफगानिस्तान। और सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कौन है पता है आपको? वो है हमारा बांग्लादेश। कभी कभी लोग चाइना सोचते हैं कि चाइना कितनी बड़ी बॉर्डर है, नहीं, क्योंकि इसकी बॉर्डर ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे रोटेशन करके ऐसे ज्यादा एरिया कवर कर लेती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ऐसी कंट्री जिसकी सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। ठीक है, सो अब पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं हम एक बार। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अभी देखा हमने नॉर्थ वेस्ट में, जो हमारी नॉर्थ वेस्ट है उसमें कौन है हमारा? उसके अंदर हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है हमारा? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ। और नॉर्थ के अंदर कौन है हमारा? चाइना है। यहाँ पे नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी कंट्री है हमारी? चाइना, नेपाल और भूटान। तो नॉर्थ में हमारी 3 नेबर कंट्रीज है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। म्यांमार एंड बांग्लादेश कहां पर है? हमारा ईस्ट में। देखिए, जो ये म्यांमार है और बांग्लादेश, ये कहां है हमारा? ये ईस्ट वाले पार्ट के अंदर है। ठीक है, आर सदर्न नेबर्स across sea consist
ऑफ द टू आइसलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। तो जो हमारे सदर्न नेबर्स हैं, जहाँ सी के अंदर हमारे जो नेबर्स हैं वो कौन कौन है, हमारे सी के अंदर नेबर्स हैं हमारे श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय द नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहां पे आपकी ये पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट है और ये हमारी गल्फ ऑफ मन्नार, GOM बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में। तो यहाँ पे हमारी गल्फ ऑफ मन्नार है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो है कि ये पाक स्टेट, यहाँ पे पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू क्या होता है, इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। एंड वाइल मालदीव आइसलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड। देखिए ये हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के साउथ में कौन है, मालदीव। तो हम एरिया वाइज देखिए नेबरिंग कंट्रीज का पता होना तो जरूरी है ही है, साथ में उनकी लोकेशन ही पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में हमारा चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ईस्ट के अंदर हमारा म्यांमार है और बांग्लादेश है, और जो ओशनिक हमारे नेबर्स है वो हमारे मालदीव और श्रीलंका हैं, और जो पाक स्टेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, इन दोनों से क्या है हमारा श्रीलंका और पाकिस्तान, सॉरी श्रीलंका और इंडिया हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और हम इस पूरी इस सीरीज के माध्यम से क्लास 9th की ज्योग्राफी इसी चैनल पर पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे। ओके।